हाँ जी, तो यार 13 दिसंबर 2017 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 सवा 6 साल पहले जोबनदीप सिंह संधू नाम का एक पर्सन मॉन्ट्रियल से टोरंटो अपना कमर्शियल ट्रक ड्राइव करके लेके जा रहा था। और कभी कभी क्या होता है कि हाईवेज के ऊपर जो पुलिस होती है वो ट्रक्स वगैरह को रोक लेती है रेगुलर ट्रैफिक चेक करने के लिए। तो उसी तरीके से जोबनदीप सिंह संधू का ट्रक भी ओंटारियो 401 हाईवे के ऊपर ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस ने रोक लिया और उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे, उसकी आईडी चेक की और उसका बैकग्राउंड चेक रन किया। जैसे ही उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक किया तो ये पता लगा कि जोबनदीप सिंह संधू कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो कि कैनेडोर कॉलेज मिसिसागा कैंपस के अंदर अपना 2 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर रहा है, जो कि सिर्फ 10 दिन के अंदर कंप्लीट होने वाला है। और जैसे ही ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस को यह पता लगा कि वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो उन्होंने उसकी वर्क लॉगबुक चेक की। तो वो चेक करने के बाद ये पता लगा कि जोबनदीप सिंह संधू जो है वो बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम कर रहे हैं, जो कि एक डायरेक्ट वायलेशन थी स्टडी परमिट रेगुलेशंस की। And he was like, okay man, you are student? I was like, yeah, I'm student. Again he came back and he was like, okay man, you are under arrest, you are working more than 20 hours, I can see in your logbooks. So he handcuffed me and put me in his car and took me all the way to the CBSA office. और उसके ऊपर डेपोटेशन का केस चला जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल तक चला था, मतलब मई 2019 तक चला था। जोबनदीप ने बहुत फाइट किया, मतलब उसने ये एक्सप्लेनेशन दी कि भाई मैंने कोई क्राइम तो नहीं किया, मैंने ना ही कोई मर्डर किया है, ना ही कोई मैंने चोरी वगैरह किया है, बस काम ज़्यादा कर रहा था जस्ट बिकॉज मैं अपनी बैक होम फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई अभी रिसेंटली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा है तो उसको भी मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहा था। ऑनलाइन काफ़ी सारे लोगों ने पिटीशन साइन की। 2018 में मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था, नया नया आया था, तो मैंने भी उसके सपोर्ट में ऑनलाइन पिटीशन साइन की थी। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसने स्टडी परमिट रेगुलेशंस का एक बहुत ही बड़ा वायलेशन किया था और रूल ही होता है। तो उसकी वजह से मई 2019 को उसको अपनी होम कंट्री इंडिया में डिपोर्ट कर दिया गया, मतलब कनाडा से उसको इंडिया वापस जाना पड़ा। It was like saddest moment ever, you know. स्टडी परमिट कंडीशंस की ये एक वायलेशन थी। अब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप जाने अनजाने में कर सकते हो बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा, जिसकी वजह से या तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर आप जब अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करोगे वो रिजेक्ट कर देंगे, या फिर जब आप 5 साल बाद या फिर 4 साल बाद या फिर जब भी अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करोगे वो आपकी रिजेक्ट हो सकती है जस्ट बिकॉज अपने स्टूडेंट टाइम पे कनाडा के अंदर आपने कोई ना कोई रूल ब्रेक किया था। तो आज की इस वीडियो में ऐसे हम कुछ स्पेसिफिक वायलेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बहुत सारे लोगों को होती है वो ये है कि अगर हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं तो अपनी पार्ट टाइम जॉब हम कब से करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जब तक आपकी क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट नहीं होती हैं तब तक आप अपनी पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे आपको सिन नंबर मिल चुका है, चाहे आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 अगस्त 2018 को कनाडा आया था, 10 दिन मैं विनिपेग के अंदर रहा, सारा कनाडा का कल्चर वगैरह समझा क्या हिसाब किताब होता है। फिर 20 अगस्त 2018 को मैं थंडर पे चला गया जहां पे मेरा कॉलेज था, कॉन्फेडरेशन कॉलेज। फिर मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। फिर 8 दिनों के बाद मतलब 28 अगस्त 2018 को मेरे को मेरी पार्ट टाइम जॉब मिल गई पेट्रो कनाडा पे। लेकिन मेरी जो क्लासेस थी वो 5 सितंबर से स्टार्ट होनी थी ऑफिशियली। 4 सितंबर को मेरी ओरिएंटेशन थी और 5 सितंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी थी। तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को पहले ही बता दिया कि भाई देखो मेरी 5 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मैं कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टडी परमिट रेगुलेशंस की एक बहुत बड़ी वायलेशन होगी। अगर एक हफ्ता काम नहीं करूंगा तो कितना लॉस होगा, $500, $600, मैक्सिमम $1000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट रिजेक्ट हो जाता है या फिर पीआर रिजेक्ट होती है तो उस केस में तो भाई साहब लाखों का लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा अपनी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले काम मत करें। अब यार लेट अस से कि आप एक 2 साल का प्रोग्राम करने के लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो और आपका जो पहला सेमेस्टर है उसके अंदर टोटल 6 कोर्सेज आपको करने हैं। उसमें से एक कोर्स का नाम है क्वालिटी एश्योरेंस जो आपको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से आप उसके असाइनमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। क्लासेस के अंदर जो क्विजेज होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हो और जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ढंग से तैयारी नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपके इनफ मार्क्स नहीं आते हैं, मतलब आपके पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो जाते हो। तो इवेंचुअली जो मार्कशीट आपकी आएगी उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस के सामने फेल लिखा हुआ है। तो बेसिकली किसी सेमेस्टर में अगर आप 1, 2 या फिर मे बी 3 कोर्सेज के अंदर फेल हो भी जाते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप डेफिनेटली उनको रिपीट कर सकते हो। ऑब्वियसली उन स्पेसिफिक कोर्सेज की आपको दोबारा से फीस देनी पड़ेगी,
शुरू से उनकी दोबारा से क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, फिर एग्जाम्स वगैरह दोगे, असाइनमेंट्स, क्विजेस, सारी चीज़ें आपको दोबारा करनी पड़ेंगी, लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शन है उनको रिपीट करने का और सारी चीज़ें ठीक करने का। लेकिन अगर आप किसी कोर्स की क्लासेस को अटेंड नहीं करते हो या फिर उसके जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अपीयर ही नहीं करते हो, तो हो सकता है कि उस सब्जेक्ट के सामने मार्कशीट में डीएनसी लिखा आ जाए। डीएनसी का मतलब होता है डिड नॉट कंप्लीट। अब अगर एक डीएनसी आती है तो फिर भी आप एक्सप्लेनेशन वगैरह दे के बच सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की, या फिर मैंने इसलिए एग्जाम्स में अपीयर नहीं किया, तो आप एक्सप्लेन करके बच सकते हो, हिसाब किताब ठीक हो सकता है। लेकिन इन केस एक सेमेस्टर में अगर 2-3 कोर्सेज के अंदर आपकी डीएनसी आ जाती है तो भाई साहब वो वायलेशन ऑफ स्टडी परमिट रेगुलेशंस हैं। जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करने जाओगे तो वो सिंपली ये पूछेंगे कि भाई आप जब कनाडा आने वाले थे आपने एसओपी के ऊपर ये लिखा था कि मैं कनाडा पढ़ाई करने के लिए आना चाहता हूँ, आपने क्लासेस ही अटेंड नहीं की या फिर एग्जाम के लिए ही नहीं अपीयर हुए, तो मतलब आप सीरियस नहीं हो, तो उस केस में आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट रिजेक्ट हो सकता है या फिर बाद में पीआर भी रिजेक्ट हो सकती है। तो ये हिसाब किताब है। और सबसे पहले तो आपका जो कंप्लीशन लेटर है वही आने में दिक्कत आएगी क्योंकि आपने कोर्सेज ही अपने कंप्लीट नहीं किए। अब लेटर से कि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, दूसरा सेमेस्टर आपका चल रहा है, पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया हो रही है, अच्छे अच्छे आपके मार्क्स आ रहे हैं, साथ के साथ आपको पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी है, थोड़े बहुत डॉलर्स इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, थर्ड सेमेस्टर की फीस देने के लिए आप थोड़ी तैयारी कर रहे हो, लोन भी थोड़ा थोड़ा आपने उतारना शुरू कर दिया है, अपनी फैमिली को भी बैक होम सपोर्ट कर रहे हो, तो हिसाब किताब बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लाइफ एकदम सेट है। लेकिन कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर आपकी होम कंट्री में कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से आपको अपनी होम कंट्री जाना पड़ता है, या फिर आप एक लंबे टाइम के लिए अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, अपने कॉलेज नहीं जा सकते या फिर अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, तो उस केस में आपको बिना बताए अपनी होम कंट्री या फिर किसी लंबी छुट्टी पे नहीं जाना है। आपको बेसिकली एक ऑथोराइज्ड लीव लेनी पड़ेगी अगर आप लंबे टाइम के लिए अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते हो। इस केस में आपको अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जाना है और सारी की सारी जो कंडीशन है वो एक्सप्लेन करनी है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इतने दिनों की मेरे को छुट्टी चाहिए, 100 दिनों की, 120 दिनों की या फिर 140 दिनों की, उनको एक्सप्लेन करना है और वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आप एक ऑथोराइज्ड लीव ले सकते हो। क्योंकि अगर आप 150 डेज से ज़्यादा बिना बताए कॉलेज से गायब रहते हो या फिर क्लासेस अटेंड नहीं करते हो तो उस टाइम पे जितनी भी आपने ऑफ कैंपस जॉब की होगी ना वो इनवैलिड मानी जाएगी, मतलब स्टडी परमिट रेगुलेशंस की वो वायलेशन मानी जाएगी, जिसकी वजह से जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब लेट अस से कि आप 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट करने के लिए कनाडा आते हो और अपने पहले सेमेस्टर के अंदर आपको टोटल 6 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं और अपनी होम कंट्री के अंदर ऑलरेडी आपने अपनी बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस के अंदर और अपनी बीटेक के दौरान आपने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कर रखे हैं जो आपको रिपीट करने पड़ रहे हैं कनाडा के अंदर अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप अपनी होम कंट्री के यूनिवर्सिटी से अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफर करा सकते हो अपनी कनाडा की यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप एक सब्जेक्ट के या फिर 2 के या फिर 3 के, मतलब जितने आप चाहो उतने क्रेडिट्स ट्रांसफर करा सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा, अगर आप ऑफ कैंपस अपनी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो आपको एक फुल टाइम स्टूडेंट होना पड़ेगा। अब एक फुल टाइम स्टूडेंट होने के लिए एक सेमेस्टर के अंदर आपको कम से कम 3 कोर्सेज के अंदर एनरोल होना पड़ेगा। अब लेट अस से कि आप इतने सारे क्रेडिट्स को ट्रांसफर करा लेते हो कि आपके जो पहले सेमेस्टर में आपको 6 कोर्सेज करने थे उसकी जगह आपके सिर्फ 2 रह जाते हैं, तो उस केस में आप एक फुल टाइम स्टूडेंट नहीं रहोगे, जिसकी वजह से आप ऑफ कैंपस अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑफ कैंपस काम करते हो और आप एक फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हो तो वो वायलेशन है स्टडी परमिट रेगुलेशंस की बहुत बड़ी, जिसकी वजह से मे बी अगर आप बीच में पकड़े गए तो भाई साहब डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और इस रूल के बारे में तो सबको पता ही है कि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा आप एक हफ्ते के एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप काम करोगे तो हो सकता है कि जब आप अपना फ्यूचर में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाए, या फिर उसके बाद जब अपनी पीआर अप्लाई करोगे वो रिजेक्ट हो जाए, या फिर अगर आप बीच अपने स्टडी टाइम पे पकड़े गए तो हो सकता है कि जो जोबनदीप सिंह संधू के साथ हुआ वो आपके साथ हो जाए, जो मैं नहीं चाहूंगा कि यार किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ ऐसा हो, क्योंकि भाई साहब बहुत ही दिक्कत वाला काम है। अब यार एक और कंफ्यूजन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है वो ये है कि अगर हम कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और हमारी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है तो कब हमें काम करना बंद करना है। तो इसका सिंपल सा रेगुलेशन है। तो बेसिकली हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है, उस पर जाके आपको चेक करना है कि क्या आप ग्रेजुएट हो चुके हो, क्या आप पास हो चुके हो, मतलब आपका आखिरी सेमेस्टर या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं हो। मोस्टली क्या होता है कि जब आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स या कोर्सेज के अंदर पास होते हो तो उस पोर्टल के ऊपर आ जाता है कि भाई आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर ग्रेजुएटेड या फिर ऐसा लिखा आ जाता है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आप पास हो चुके हो, आपको अब कंप्लीशन लेटर मिलने वाला है। तो जैसे ही आपको ये पता लग जाता है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो, सारे के सारे मार्क्स आ चुके हैं, हिसाब किताब बिल्कुल बढ़िया, आपका कंप्लीशन
लेटर आने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको काम करना बंद करना है। और कब तक आप काम नहीं कर सकते हो? जब तक आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर देते। मान लेते हैं कि 25 ऑफ अप्रैल को आपको पता लगता है कि भाई आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करते हो 1 ऑफ मई को, तो 25 ऑफ अप्रैल से लेकर 1 ऑफ मई तक आप काम नहीं कर सकते हो। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही उनको उनका कंप्लीशन लेटर मिल जाता है उसी दिन वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं और अपनी पार्ट टाइम जॉब पे चले जाते हैं। तो ये हिसाब किताब। और इवेंचुअली जब आप अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, उनको किस तरीके से आपको ढंग से ऑर्गेनाइज करना होगा, ये जानना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और मैंने अपनी कनाडा की पीआर कैसे अप्लाई की थी, क्या प्रोसेस था, उसके लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।